जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में और हम पीछे पढ़ भी चुके थे। तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे जो हम टॉपिक जहाँ पे छोड़े थे उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, क्योंकि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं और किस प्रकार से उनको हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं वो क्या हैं, और उसमें हम बात कर चुके थे कि किस प्रकार से वो अपनी कार्यकारी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं उसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या क्या काम करते हैं और किस प्रकार से उसको काम करते हैं। सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं इनकी जो विधायी शक्तियां होती हैं इसके अंतर्गत वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो पहला इनका जो कार्य होता है वह होता है कि राष्ट्रपति जी होंगे वह हमारे सदनों में मनोनीत सदस्य, ठीक है, यानी जो हमारे सदन होते हैं उनमें वो जो नॉमिनेट मेंबर करते हैं वह कितने करते हैं, वो क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, तो उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश शक्ति है वो किस प्रकार से लागू होती है और उसका काम क्या होता है और क्यों जारी की जाती है। ठीक है, तो दूसरा हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, वो होगा कि जो राष्ट्रपति की जो संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट कैसे पेश की जाएगी और किस प्रकार से वह राष्ट्रपति उसका प्रयोग करेंगे, अर्थात जो संसद के पटल पर है उसको कितने दिन के रखवाएंगे। तो ये सभी आएगा किसमें, जो संस्थाओं के जो टॉपिक हैं उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा इसमें पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं, जो वीटो पावर है, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, ठीक है, जो इनकी वीटो शक्ति है या वीटो पावर है वो क्या है और किस प्रकार से उसका प्रयोग राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो इस चार टॉपिक पर हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम इस सबसे पहले जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम क्या है, सदनों में मनोनीत मेंबर, नॉमिनेट मेंबर, किस प्रकार से राष्ट्रपति उसका प्रयोग करते हैं और वर्तमान में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं और क्या जो प्रक्रिया है इसके नॉमिनेट करने की, किस क्षेत्र से वो आएंगे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से नॉमिनेट मेंबर होते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम मेंबरों की बात करें कि जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो किस प्रकार होंगे, क्योंकि हम दोनों बात कर लेंगे, जो केंद्र के हैं वो कैसे होते हैं और जो राज्य के हैं वो कैसे होते हैं, हम दोनों यहां पे चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे केंद्र में जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो अगर हम बात करें केंद्र में तो सबसे पहले हम दोनों की बात कर लेंगे। ठीक है, किसकी बात कर लेंगे, या इसकी बात कर लेते हैं केंद्र, या हम बात कर लेते हैं किसकी, संसद की बात करते हैं पहले। ठीक है, क्या बात करते हैं, संसद। यानी अगर हम संसद में देखें तो संसद के जो सदन होते हैं वो कितने होते हैं बताइए, 2 होते हैं। ठीक है, एक होगा हमारा लोकसभा और एक देखते हैं कौन सा, राज्यसभा। ठीक है, देखो ध्यान से पहले अगर हम लोकसभा की बात कर ले तो लोकसभा में जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा वो कितने होते हैं और वर्तमान में कितने हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, तो ये सभी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे लोकसभा में राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते थे, मनोनीत क्या कर रहे थे, मनोनीत
करते थे। हमने क्या लिखा? मनोनीत करते थे। इसका मतलब यह है कि क्या वर्तमान में है, वर्तमान में क्या ऐसी प्रक्रिया है कि जो राष्ट्रपति हैं वह दो एंग्लो या आंग्ल भारतीय को नॉमिनेट कर रहे हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में 104वां अमेंडमेंट हुआ और एक कब हुआ था? 2020 में, और उस अकॉर्डिंग में संसद ने उसको खत्म कर दिया कि जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं अब वह नहीं किए जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आंग्ल भारतीय हैं उनकी संख्या बिल्कुल कम हो चुकी है, वो नहीं मिल रहे हैं। इस अकॉर्डिंग संसद ने क्या किया? संविधान में 104वां अमेंडमेंट किया 2020 में, और यहाँ पे कहा कि जो नॉमिनेट मेंबर हो रहे हैं, अर्थात जो लोकसभा में राष्ट्रपति दो मेंबर को नॉमिनेट कर रहे हैं, वह अब नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। और खत्म कब की गई या कैसे की गई? तो संविधान में 104वां अमेंडमेंट हुआ, और ये कब हुआ था? 2020 में। इस अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा हमारे जो विद्यार्थी हैं वो यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनको रहती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वह कितनी हैं? जो लोकसभा की सीटें हैं वर्तमान की हम बात करें, अगर वर्तमान में जो इनकी सीटें हैं बताओ कितनी हैं? तो सबके बात में आती है कि वर्तमान में कितनी है? 543 ना। कितनी है बताओ? 543 या 545, या हम कह दें +2। ठीक है, क्योंकि दो क्या थे? दो इसमें थे ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, लेकिन वर्तमान में क्या है? नहीं। तो वर्तमान में हम कहेंगे कि वर्तमान में जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं उनके मेंबर कितने हैं बताइए? उनमें हमारे मेंबर या सीटें कितनी है बताइए? तो कितनी है बताओ? 543। लेकिन अधिकतम की बात कर लें तो अधिकतम सीटें जो लोकसभा की है कितनी हो सकती है? ठीक है, यहां भी एक डाउट है लेकिन आप उसे क्लियर कर लीजिए। देखिए अधिकतम की हम बात करें तो अधिकतम यहां पे कितना हो जाएगा? अधिकतम कितना हो जाएगा बताओ? तो अधिकतम पहले कितना था? 552। 552 जो सीटें थी वो लोकसभा की क्या थी? अधिकतम हो सकती थी मेंबर की। लेकिन वर्तमान में दो जो एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो अधिकतम सीटें हैं वह कितनी है बताइए? वह हो चुकी है 550। ठीक है, और ये कब तक नहीं बढ़ेंगी? तो आपको पता है कि 2026 तक यह सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकती। उसके बाद संसद अगर चाहे तो उनको बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। कम तो होगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस अकॉर्डिंग संख्या के अकॉर्डिंग हम सीट को यहाँ पे रखते हैं, लेकिन 2026 तक यह सीट नहीं बढ़ेगी। तो यहां से दो कंफ्यूजन आपकी खत्म हो चुकी। कौन कौन सी? देखिए, एक है वर्तमान में सीटें कितनी है लोकसभा की? तो 545 है, और अधिकतम सीटें जो है वर्तमान में या कितनी हो सकती हैं, तो अब कितनी होंगी बताओ? 550। दो नहीं, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे हम देखें, अगर हम बात कर लें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं वह कितना नॉमिनेट करते हैं? तो ये वर्तमान की हम बात करते हैं। जो राष्ट्रपति जी हमारे वर्तमान में राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट करते हैं वो कितने करते हैं बताओ? 12। यानी जो 12 सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन किस व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे? क्या आपको नॉमिनेट कर सकते हैं? क्या एक सिंपल व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो नहीं। यहाँ पे ऐसे क्षेत्र हैं जिस 4 प्रकार के क्षेत्र को काउंट किया गया है कि वो 4 प्रकार के क्षेत्र से जो व्यक्ति आएंगे उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा। और कितने करेगा? 12। तो क्षेत्र क्या क्या होंगे? सबसे पहले लिखिए यहाँ पे जो क्षेत्र होंगे हमारे, उसमें पहला नाम आता है किसका? साहित्य का। किसका आता है बताइए? साहित्य। ठीक है, साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान। ठीक है, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और क्या आएगा बताओ? और आएगा कला। ठीक है, क्या आएगा? कला। तो जो इस 4 क्षेत्र में अच्छा योगदान कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? जो इस 4 क्षेत्र में अच्छा योगदान कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, उसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। कहां पे? राज्यसभा में। और याद रखिएगा कि राज्यसभा में जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, नॉमिनेट मेंबर वो 12 होते हैं। तो अगर नॉमिनेट 12 हैं तो जो निर्वाचित है वो कितने होंगे? क्योंकि यहां पे हम बात करें तो राज्यसभा में जो वर्तमान सीटें हैं वह कितनी है बताइए? वह है 245। 245 और 245 में अगर हम 12 माइनस कर दें तो बताओ कितना हो जाएगा? 233। इसका मतलब हमारा राइट जो आंसर निकल के आया वो क्या आया? 233, क्योंकि जो 233 हैं वो क्या है? वह निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, तो जो 12 आएंगे वो कैसे आएंगे? 4 क्षेत्र से आएंगे, और जो हमारा क्षेत्र है वो क्या है?
समाज सेवा, कला, विज्ञान और क्या हो जाएगा, समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य। ठीक है, तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये किसकी हमने बात किया, हमने बात किया संसद की। तो लगे हाथ हम बात कर लेते हैं जो हमारे राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं वहां पे जो राज्यपाल जी होते हैं वह कितना नॉमिनेट करते हैं और क्यों करते हैं और उनका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, आइए तुरंत हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चलो इसको मैं मिटा रहा हूं और आप सभी लोग इसको हमारा वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या थोड़ा सा मैं टाइम आपको दे रहा हूं कि आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 545 और 550 में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप वीडियो पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, चलो देखिए आगे हम बात करते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं क्या होते हैं, संसद अर्थात हमारे केंद्र सरकार। ठीक है, आइए हम बात करते हैं राज्य सरकार की, कि राज्य सरकार में जो हमारे राज्यपाल महोदय होते हैं वह किसको नॉमिनेट करते हैं और क्यों करते हैं और उनका क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं विधानमंडल की। विधानमंडल जैसे हमारे केंद्र में संसद है वैसे ही राज्य में क्या है, विधानमंडल। भले ही हमारे 6 राज्यों में सिर्फ विधानमंडल कौन से है, 2 सदनात्मक है, अर्थात 2 सदन है, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन और राज्य में सिर्फ क्या है, विधानसभा ही है। 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, वो हम बात करेंगे, अभी यहां देखते हैं। देखिए यहां पे अगर देखें तो यहां पे हम इसको अगर बांटे तो जैसे हमारे केंद्र में क्या है, लोकसभा, वैसे ही राज्य में क्या है, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। जैसे केंद्र में हमारी राज्यसभा है वैसे हमारे राज्यों में क्या है, विधान परिषद। क्या है, विधान परिषद। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पे अगर देखें, अब यूपी का देखते हैं, केवल यूपी वाले हैं तो यूपी वाले आप जानते हैं जहां जाते हैं वो क्या करते हैं, नाम कमा के आते हैं, है ना। तो देखते हैं पहले यूपी नाम कैसे कमाते हैं, तो आपके ऊपर है ना, नाम कैसे कमाओगे। देखो ध्यान से, पहले अगर हम यूपी की बात कर ले तो यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 403 पहले थी, सॉरी अब वर्तमान में है, लेकिन पहले क्या थी, तो इसमें पहले था 403+1। क्या था, 403+1। अब +1 क्या है यहाँ पे, तो जो कॉन्सेप्ट लोकसभा में था वो कॉन्सेप्ट यहां भी था कि जो राज्यपाल जी होंगे वह एक आंग्ल भारतीय को, किसको, एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में नॉमिनेट करेंगे। लेकिन यहां भी क्या हुआ, इस आंग्ल भारतीय कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया और वही अमेंडमेंट यहां भी क्या लागू होता है, 104वां अमेंडमेंट। कौन सा, नहीं दिख रहा है, 104वां अमेंडमेंट कौन सा, तो 104वां अमेंडमेंट यहां भी हुआ और 2020 में इस अकॉर्डिंग जो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल जी नॉमिनेट कर रहे थे वह खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे वर्तमान में अगर यूपी की सीट देखें तो यूपी की सीटें जो विधानसभा की हैं कितनी है, 403 है। 403 है, तो आपको यह बात याद रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें यूपी की जो सीटें हैं वर्तमान में वो कितनी है बताइए, वो थी कितनी, 100। कितनी है, 100 सीटें हैं। और इस 100 सीटों में कहा गया है कि जो 1/6 सदस्य होंगे या मेंबर होंगे उसको राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल मनोनीत करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को हम नॉमिनेट कर सकते हैं वहां पे, तो नहीं। यहां पे कहा गया है कि जो राज्यों में विधान परिषद है उसका दायरा बड़ा होगा किससे, राज्यसभा से। अर्थात जो राज्यसभा में नॉमिनेट मेंबर होंगे वो सिर्फ 4 क्षेत्र से आएंगे, लेकिन जो विधान परिषद है यहां पे सॉरी यहां पर जो उनके क्षेत्र का दायरा होगा वो ज्यादा होगा। अर्थात यहां पे 5 क्षेत्र से लोग नॉमिनेट किए जाएंगे, किसके द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और कितने लोग को नॉमिनेट किया जाएगा, तो उस सीटों का अर्थात कुल सीटों का 1/6 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे। और इसमें जो एक क्षेत्र है वो क्या है, जो 4 क्षेत्र हैं तो सेम है, अर्थात साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एक क्षेत्र को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है और वो क्षेत्र क्या है, सहकारिता। ठीक है, सहकारिता अर्थात यहां पे एक क्षेत्र का दायरा ये क्या है, बड़ा। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ठीक है, सहकारिता। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या है, बड़ा, अर्थात ये 5वां जो हमारा क्षेत्र है ये होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से
किस सदन में जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं उनका दायरा या उनका क्षेत्र क्या है, बड़ा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विधान परिषद। ठीक है, चलो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो विधान परिषद है यहाँ पे राज्यपाल उस सीटों का 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है और इसमें कुल 5 क्षेत्र से लोग आते हैं। कुल 5 क्षेत्र क्या क्या होंगे, 4 क्षेत्र वही जो राज्यसभा का है और 1 क्षेत्र वो इष्टा अर्थात कौन सा, सहकारिता इष्टा यहाँ पे है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए हम आगे बात करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वो था राष्ट्रपति का अध्यादेश। चलो आगे देखते हैं। जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम एकदम से दिमाग में बैठा देंगे कि जिंदगी भर कभी आप भूल नहीं सकते। देखिए कैसे, दूसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। और इसमें अगर हम बात कर ले, जो राष्ट्रपति जी हैं अपना जो अध्यादेश है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत जारी करते हैं, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो राज्यपाल जी हैं वह किस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, तो जो 2 है ना, इस 2 को उठा करके बाहर फेंक दो ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो इस 2 को उठाओ और क्या करो, ऐसे बाहर फेंक दो। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 213। और 213 जब होगा तो इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल का अध्यादेश आ जाएगा। किसका आ जाएगा, राज्यपाल। तो बहुत सी सिंपल है याद करने के लिए। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन 2 को उठाकर बाहर फेंको तो कितना हो जाएगा, 213। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। अब देखते हैं कि अध्यादेश का मतलब क्या है अध्यादेश जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 123 में, इसका मतलब क्या होता है और कब कब राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे कहा गया है कि अध्यादेश का जो प्रयोग होगा राष्ट्रपति कब करेगा। ठीक है, तो हमारे संविधान में वेयर एक्ट की लाइन में लिखा हुआ है कि जब संसद सत्र में ना हो, क्या, जब संसद सत्र में ना हो और कानून बनाना बहुत ही अनिवार्य हो, तो उस अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अंतर्गत पावर दी गई है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर करके एक नया कानून बना देगा और वह कानून ऐसे ही काम करेगा जैसे एक संसद के द्वारा बनाया गया कानून काम करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अगर कोई भी कानून, नया कानून बनाना अनिवार्य हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे हम मान लेते हैं हमारे यहाँ पे आपातकाल लगा हुआ है और अभी वर्तमान में कानून बनाना है, जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो 2002 में ऐसा हुआ, 2002 में ऐसा हुआ और 2002 में हमारे यहाँ पे एक कानून बनाया गया जिसका नाम था पोटा एक्ट। आपको पता होगा कि 2002 में बना, 2004 में समाप्त भी हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब संसद सत्र में ना हो तो उस अकॉर्डिंग राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करेगा और जारी करके एक नया कानून बना देगा। लेकिन जो कानून बनेगा क्या वो लगातार रन करता रहेगा, क्या ऐसे ही प्रभाव करेगा जैसे संसद कानून बनाती है, तो याद रखिएगा कि वह कानून ऐसे ही प्रभावशाली होगा जैसे संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून प्रभावी होगा। लेकिन कुछ नियम यहाँ पे लागू होते हैं और वो क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए तो हमने यहां पे लिखा कि जब संसद सत्र में ना हो और कानून बनाना अनिवार्य हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, जारी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होंगे वह किन किन सूचियों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, देखो सूचियां जो हमारे यहाँ पे हैं, सूची जो हमारे यहाँ पे है वो कितनी है बताइए, वो हमारी सूची कितनी है, 3 है। पहली है संघ सूची और क्या है, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, क्या है, समवर्ती सूची।
अब यहाँ पे हम बात करें तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं वह किन किन सूचियों पर अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो राष्ट्रपति होता है वह संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, किस पर? संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन क्या राज्य सूची पर जारी करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर उस राज्य में 356 लागू है, यानी आर्टिकल 356 का मतलब क्या है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तो उस अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई कानून बनाए तो उसका प्रभाव कब तक रहेगा और कब तक वो मान्य होगा, कैसे मान्य होगा, क्या करना हमको आगे पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, जब कोई अध्यादेश जारी कर दें तो उस अकॉर्डिंग उन्हें जब सदन शुरू हो जाए, ठीक है, या शुरू होता है तो उसे 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित या अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी जब संसद बन रही है, काम करना शुरू हो जाए, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक के अंदर उसको उस कानून को, जो कानून बनाया गया है अध्यादेश के द्वारा, उसको संसद की अनुमति प्रदान करवानी होगी। ठीक है, अगर प्रदान होती है तो वो आगे ऐसे ही कानून को रन करना शुरू कर देगा, और अगर प्रदान नहीं होती तो वहीं से वो कानून लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अध्यादेश की जो अवधि होती है वह क्या होती है। तो याद रखो कि अध्यादेश की कुल अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है। 6 सप्ताह होती है। ठीक है, अब 6 सप्ताह का मतलब क्या होता है? 6 सप्ताह में लगभग कितने होंगे? लगभग होंगे कितना? 42 दिन, और 42 दिन का मतलब यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 7.5 माह। तो याद रखिएगा कि जो अध्यादेश है उस अध्यादेश की कुल अवधि कितनी होती है? 7.5 माह होती है। ठीक है, तो आपको अध्यादेश समझ में आ गया होगा। लेकिन अध्यादेश जो था यह कुछ विवाद लेकर आया। जैसे हम विवाद की बात करें तो 1970 का दशक था, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा जिसका नाम था कूपरवाद केस। और कूपरवाद भारत संघ नाम से एक केस बना, 70 का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी अगर अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आएगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगी, और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वह उसको बैन भी कर सकती है, वह कानून खत्म भी कर सकती है। ठीक है, और ऐसा एक कानून हमारे यहाँ पे आया, बिहार का केस था जिसका नाम था वाधवावाद। और जो ये वाधवावाद केस था ये 1987 का केस था। और इस केस में हुआ क्या था कि जो बिहार के राज्यपाल थे वो लगातार अध्यादेश जारी कर रहे थे। ठीक है, लगातार अध्यादेश जारी कर रहे थे, लेकिन वो जाकर के विधान मंडल में पास नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे जब विधानमंडल में जाता तो वो 6 सप्ताह के अंदर पास नहीं हो पा रहा था, लैप्स हो जा रहा था, लेकिन वो बार बार अध्यादेश का प्रयोग कर रहे थे। तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार अध्यादेश पास नहीं हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्यपाल या कोई राष्ट्रपति बार बार उस अध्यादेश का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आपको ये अध्यादेश के आज समझ में आ गया होगा। तो आज की हम वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करेंगे, लेकिन कल की वीडियो में जो इसके अन्य जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।